हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे प्लूटो इन नाइन्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का प्लूटो 9वें भाव में होता है उनको कैसे परिणाम या कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि ये सारी बातें पाश्चात्य ज्योतिष के कुछ लेखों यानी आर्टिकल से ली गई है, और जो थोड़ा बहुत मैंने कुंडलियों में देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बात है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रह वैदिक ज्योतिष में नहीं बताए गए हैं तो इनको वैदिक ज्योतिष में नहीं लेना चाहिए। और वो इनमें से कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ये पृथ्वी से ये ग्रह बहुत दूर हैं, इसलिए इनका प्रभाव कुंडली पर कम पड़ता है। लेकिन ये तर्क गलत है, क्योंकि जो बाकी ग्रह हैं शनि, गुरु, ये पृथ्वी से कोई बहुत पास नहीं है, ये भी पृथ्वी से दूर हैं। तो इसलिए ये कहना कि जो प्लूटो, नेपच्यून है ये ग्रह दूर है, ऐसा तर्क सही नहीं बैठता है। और पाश्चात्य ज्योतिष में इसका प्रयोग किया जाता है। और आप भी जब कुंडली पे इन ग्रहों को लगा करके फलित करेंगे तो आप भी पाएंगे कि हाँ, इन ग्रहों का भी प्रभाव कुंडली में पड़ता है। तो देखें कि जैसे प्लूटो जिनका नाइन्थ हाउस में होता है, पहली बात तो ये बहुत अच्छे दर्शन को प्रदर्शित करता है। जो लोग फिलोसफर होते हैं, दर्शन शास्त्री होते हैं, क्योंकि नवा भाव भी ज्ञान, धर्म, शिक्षा, ईश्वरीय भक्ति को दर्शाता है। और प्लूटो गहराई का कारक ग्रह है, तो प्लूटो का यहाँ पे होना मतलब अधिकतर लोग ऐसे आपको दार्शनिक मिल जाएंगे। लेकिन बाकी चीज़ें देखनी होगी कि प्लूटो की ऊर्जा यहाँ पर बढ़ रही है या फिर घट रही है, या फिर कैसा प्रभाव हो रहा है। तो देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर प्लूटो आपको दार्शनिक बनाता है, खोजी बनाता है। सतह के ऊपर नहीं, सतह के भीतर जाने का आप प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कई बार ये देखा गया कि हाईली एजुकेटेड होते हैं, मतलब इन्होंने काफ़ी उच्च स्तर से शिक्षा ग्रहण की होती है। बहुत लोग पीएचडी धारक होते हैं जिनका प्लूटो 9वें भाव में होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे इन लोगों को भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, आत्मा, जादू टोना, इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि हो जाती है। तो ये देखा गया है प्लूटो यदि 9वें भाव में हो। ईश्वरीय भक्ति भी देखी गई है, लेकिन गहरी ईश्वरीय भक्ति, जो लोग एकदम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गुरु की स्थिति भी थोड़ी देखनी होगी कि लगन पे कैसा प्रभाव आ रहा है। अब पता चले कि लगन में शुक्र चंद्रमा बैठे हैं और आप बता दीजिए कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं हो सकता है। लग्न आपको एक नज़र देखना होगा कि लगन किस ओर जा रहा है, उसके बाद आप उसको मिला जुला करके फलित कहेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर प्लूटो, जैसा मैंने बताया कि बाकी ग्रहों के साथ वो कैसे बैठा है या फिर अकेले बैठा है, इस प्रकार से फल बदल सकते हैं। तो देखें कि यदि प्लूटो यहाँ पर कर्क राशि का या मीन राशि का बैठा है तो काफ़ी अच्छे फल देने वाला हो सकता है आपको। लेकिन यही प्लूटो यदि मेष का बैठा है तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। या फिर धनु का प्लूटो यहाँ पर आपको अच्छा फल दे सकता है, लेकिन सिंह राशि का प्लूटो उतना अच्छा फल यहाँ पर नहीं देगा आपको। तो क्योंकि प्लूटो भी जल तत्व में थोड़ा सा अच्छा माना गया है, और बाकी तत्व में उसकी ऊर्जा जैसे जैसे कहाँ पर बढ़ती है, कहाँ पर घटती है, तो मैंने जब अपने प्लूटो ग्रह के परिचय वीडियो बनाया था उसमें बताया ही है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अब जैसे कुछ ग्रहों की बातें कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन से ग्रह हैं जिनके साथ प्लूटो का होना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कहलाता है। तो जैसे देखिए कि 9वें भाव में प्लूटो यदि गुरु के साथ होगा तो ये उसके लिए एक अच्छी स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। गुरु के साथ प्लूटो अच्छी स्थिति में इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति, मतलब गुरु भी 9वें भाव का कारक माना गया है, प्रबल कारक गुरु को दिया गया है। और यदि गुरु की प्लूटो की दृष्टि है या गुरु के साथ प्लूटो है, हालांकि जब मैं कहता हूँ कि गुरु के प्लूटो पे दृष्टि है या गुरु के साथ प्लूटो है, लेकिन आप इसमें काफ़ी गहरा अंतर समझें। ग्रह का साथ में बैठना और ग्रह की दृष्टि देना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। दोनों का फलित एक नहीं हो सकता है। यदि मैं कोई फलित कह रहा हूँ कि ग्रह के साथ यदि जैसे प्लूटो के साथ गुरु बैठा है तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा, दार्शनिक होगा, लेकिन इसी प्लूटो को गुरु दृष्टि दे रहा है तो व्यक्ति में ऐसा स्वभाव होगा, लेकिन हो सकता है व्यक्ति थोड़ा कम ज्ञानी हो या थोड़ा उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा ना हो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो ग्रह के साथ यदि बैठा होता है तो वो ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, युति का प्रभाव।
तो इसलिए जैसे ज्योतिष में चार प्रकार के संबंध बताए गए हैं, परिवर्तन, कंजंक्शन, आमने सामने दृष्टि हो, और एक ग्रह जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी उस ग्रह को देख रहा हो, इस तरीके से एक संबंध माना गया है। तो इसमें सबसे प्रबल परिवर्तन आता है, उसके बाद कंजंक्शन आता है, उसके बाद आमने सामने जो ग्रह आपस में सप्तम दृष्टि से संबंध करते हैं वो आता है। तो इसलिए दृष्टि को तीसरे नंबर पर रखा गया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ग्रह के साथ यदि ग्रह बैठा हो तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है, बल्कि जो ग्रह दृष्टि देता है वो थोड़ा कम प्रभावी होता है युति के तुलना में। तो जैसे मान लीजिए कि प्लूटो गुरु के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति को मेरी राय रहेगी कि वो स्पिरिचुअल ईश्वरीय भक्ति में यदि मन लगता है तो वो उसका ध्यान करे। कोई पांडित्य का कार्य वो कर सकता है अच्छे से, क्योंकि लेकिन इसमें आपको लग्न को देखना जरूरी है और दशम भाव को एक नज़र देखना जरूरी है, क्योंकि लग्न पे भी थोड़ा सा अच्छा प्रभाव होना चाहिए। कई बार व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है, जैसे मान लीजिए कि प्लूटो और गुरु की स्थिति नवम भाव में है लेकिन लग्न में शुक्र या राहु बैठा है, तो उसका दिमाग हो सकता है कि मेटेरियलिस्टिक गेन की तरफ जाए, भौतिक वस्तु, भौतिक जगत में उसकी रुचि हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी सोल स्पिरिचुअल भक्ति में जाना चाहती हो। तो कई बार ऐसे व्यक्तित्व आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो इसमें समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। गुरु यदि नवम भाव में होगा तो लगन को देखेगा ही, और यदि लग्न में गुरु की ही राशि है या फिर कोई ग्रह नहीं बैठा है और तब गुरु लग्न को देख रहा है तो ये अच्छा शुभ प्रभाव माना जाएगा, गुरु यदि नवम भाव में हो तो। अब बात करते हैं कि प्लूटो के साथ यहाँ पर मैंने ग्रहों की बात की कि कैसे ग्रह यहाँ पर प्लूटो की ऊर्जा को मतलब अच्छे से उसके साथ समन्वय बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लूटो के साथ यदि, हालांकि ये कहने में थोड़ा सा मतलब अजीब बात है, लेकिन प्लूटो के साथ यहाँ पर यदि नवम भाव में केतु हो तो ये भी अच्छी युति में कंसीडर किया जा सकता है। नवम भाव का केतु भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है और प्लूटो के साथ यहाँ पर इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। यहाँ पर यदि मीन राशि या धनु राशि है तो ये युति बहुत अच्छी है, और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति होता है जो कि अपने धर्म के प्रति काफ़ी कई बार ऐसे लोग कट्टर भी हो जाते हैं, लेकिन ये लोग अपने धर्म को फैलाने में काफ़ी सहायक होते हैं। इनके वजह से ही कोई धर्म जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो पाता है यदि प्लूटो के साथ केतु नवम भाव में हो। लेकिन यहाँ पे कुछ राशियाँ हैं जो मतलब इसके प्रभाव को निष्क्रिय करती हैं, जैसे यहाँ पर मेष राशि पड़ जाए या सिंह राशि तो फिर प्रभाव में कुछ कमी आ जाएगी। यहाँ पर अगर धनु राशि है, वृश्चिक राशि भी कुछ हद तक अच्छी मानी गई है। यहाँ पर यदि क्या कहते हैं पाइसेस है, मीन राशि है तो भी अच्छा है। तो कुल मिला के प्लूटो और केतु की युति भी कुछ ठीक ठाक नवम भाव में हो तो मानी गई है। व्यक्ति बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति होता है। अब बात करते हैं प्लूटो के साथ यदि यहाँ पर चंद्र हो, ये भी युति कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ऐसे लोग मतलब प्लूटो और चंद्र की युति कई बार अच्छी नहीं मानी गई है। मोटा मोटी कहें तो क्योंकि युति का प्रभाव तो रहेगा ही, और चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा मन का कारक है, उसके ऊपर प्लूटो का प्रभाव आना कोई बहुत अच्छा बात नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि ये युति नवम भाव में है, कई बार ऐसे लोगों को अचानक से फेम मिलता है, ये देखा गया है। नवम भाव में चंद्रमा यदि हो तो, और प्लूटो के साथ है तो हो सकता है कि मतलब काफ़ी विलम्ब हो जाए, लेकिन उसके बाद व्यक्ति का, जैसे कि एक व्यक्ति जब 40-45 साल का होता है तब जीवन में उसके वो मैच्योर होता है और तब उसके जीवन में सफलता आती है, ये देखा गया है। चंद्रमा और प्लूटो यदि नवम भाव में हो तो ऐसे लोग कई बार बहुत आदर्श शिष्य होते हैं जो अपने गुरु की सुनते हैं, तो ये देखा गया है। ऐसे लोग किसी चीज़ को मतलब जो कार्यकर्ता होता है या फिर जो किसी कार्य को करता धरता होता है बहुत अच्छे से उसको करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं ऐसे लोग। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राशि महत्वपूर्ण है और किस राशि में गए हैं ग्रह ये देखना महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर कीजिएगा कि एक बार राशि देख लें। ऐसे सीधा सीधा आप फलित नहीं लगा सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया है। अब बात करते हैं प्लूटो के साथ यदि शुक्र हो। प्लूटो के साथ यदि शुक्र हो नवम भाव में, ये उतनी अच्छी कंसिडर नहीं की गई है।
मतलब प्लूटो के साथ शुक्र का होना ही पहली बात तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि अब ये युति नवम भाव में हुई है और शुक्र भी एक तरह से ज्ञान का कारक ग्रह बताया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत अच्छा ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति कई बार देखा गया है कि ये हो सकता है खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए हों, लेकिन इन्होंने बहुत से बड़े लोगों को खड़ा किया है। काफ़ी जो दुनिया में मतलब प्रबल बिजनेसमैन माने जाते हैं या फिर जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, पॉलिटिशियंस, शुक्र और प्लूटो की युति वाले लोग, उनको मतलब कि बनाने में ऐसे लोगों का काफ़ी हाथ होता है जिनके कुंडली में प्लूटो के साथ शुक्र यदि नवम भाव में हो। तो प्लूटो के साथ शुक्र होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञानी होता है। व्यक्ति, मैं कैसे कहूँ कि वो किसी पुरानी चीज में नए चीज को कैसे समावेश करे उसको बहुत अच्छे से जानता है कि वो चीज एकदम डिसेंट लगती है, तो इस चीज को जानता है। व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार होता है। व्यक्ति सुंदर मंदिर का निर्माण करता होता है। जो लोग बहुत ऐसे ऐसे भारत में ही ऐसे ऐसे मंदिर बनाए गए हैं पुराने समय में ही, जो मतलब आज भी आश्चर्य का विषय बने हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति इन सब चीजों में कार्य करता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कई बार चूंकि शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है और नवम भाव आपका धर्म, पूजा, स्पिरिचुअल इन सब का कारक ग्रह है, तो शुक्र का नवम में बैठना कई बार अच्छा नहीं कंसिडर किया गया है इन चीज़ों के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आप मतलब स्पिरिचुअल हो सकते हैं तो हों, और यदि मतलब आप को कोई साथी मिल जाए जिसको आप सहयोग कर सकें, मतलब वो ट्रस्टी साथी हो आपका, तो आप उसे अपनी चीज़ें, अपना ज्ञान दे सकते हैं, जिसकी बदौलत हो सकता है कि वो काफ़ी ऊंचाई पे पहुंचे और आपको भी उससे लाभ मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन स्वयं आप यदि कई बार जब खुद प्रयास करने जाते हैं तो हो सकता है कि आपको असफलता की प्राप्ति हो। अब बात करते हैं कि प्लूटो के साथ यहाँ पर यदि नवम भाव में राहु होगा तो कैसा फल मिल सकता है। ये युति नवम भाव में राहु की युति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। पहली बात तो नवम भाव में राहु का होना ही बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऊपर से फिर प्लूटो के साथ राहु का होना, ये कंजंक्शन ही आप सोच सकते हैं। ऐसा व्यक्ति, खैर मैं बता देता हूँ, चूंकि नवम भाव भी गहराई का कारक है, खोजी होता है बहुत ज़्यादा। जो लोग खोज करते हैं हर बात को, इनको छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात भी इनको रहस्यमयी लगने लगती है कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है। इनके जीवन में कई उलझे हुए सवाल रहते हैं। यदि क्लोज कंजक्शन हो तो कई मतलब उलझे हुए सवाल रहते हैं जिनकी हमेशा ये तलाश करते रहते हैं। इन्हें हो सकता है कि टाइम टेबल ना पसंद आता हो, मतलब जैसे कुछ लोग होते नहीं जिन्हें नफरत होती है कि समय में कोई उनको बांधे कि तुम 5 बजे ये कर लो, 6 बजे ये कर लो, तो ऐसा नहीं हो पाता है इनके साथ। राहु का, चूंकि राहु भी माया का ग्रह है और नवम भाव में होना बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि ये प्लूटो के साथ नवम भाव में है तो कई बार मतलब किसी चीज को यदि फैलाना हो, प्रचार प्रसार करना हो, कोई चीज पॉपुलर करनी हो बहुत तेजी से, तो ऐसे लोग का योगदान काफी होता है। जिनका प्लूटो यदि राहु के साथ नवम भाव में हो, ऐसे लोग को किसी ऐसे क्षेत्र में डाला जाए कि हाँ इस कंपनी का आपको विस्तार करना है या इसको काफी फैलाना है, फेम देनी है, तो ऐसे लोग उसमें बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ये देखा गया है। खोजी होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, कई बार छुपी हुई एक पर्सनालिटी होती है। और जैसे कुछ लोग होते नहीं है कि जैसे कोई गलत काम किए तो फिर वो उसको प्रायश्चित के लिए मंदिर जाते हैं या फिर उसके बदले कोई अच्छा कार्य भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद वो कोई गलत कार्य करना छोड़ देंगे, वो फिर से उसको करेंगे और फिर उसको अपने आप को संतुष्टि प्रदान करने के लिए फिर वो उसके बदले कोई अच्छा कार्य करेंगे। तो ऐसे ही कई चीजें हैं जो प्लूटो के साथ यदि राहु हो नवम भाव में तो इसमें देखी गई हैं। प्लूटो के साथ यदि बुध हो नवम भाव में, तो नवम भाव में बुध, प्लूटो के साथ बुध यदि शुभ भाव का स्वामी है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे जाता है। और प्लूटो और बुध युति मतलब यदि व्यक्ति का गणित में मन लगता है, व्यक्ति, मैं कैसे कहूँ कि कोई बहुत अच्छा, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो खोज करते हैं, जिन्होंने कुछ जीवन में इस दुनिया को वो दे करके गए हैं, तो ऐसे लोगों में इनका नाम आता है। कई वर्ष लगते हैं इनको किसी चीज़ को खोजने में, लेकिन वो खोज इन्हीं के नाम से प्रचलित हो जाती है यदि बुध नवम में हो और बुध के साथ प्लूटो हो तो। क्योंकि प्लूटो भी खोज का कारक है, वृश्चिक राशि का ही ये प्रतिनिधित्व करता होता है और नवम भाव भी गहराई का,
मतलब ऊपरी विद्याओं का कारक है, तो ये वैज्ञानिक खोज जो होती है या फिर कोई आयुर्वेदिक खोज, इन सब में ये अच्छा प्रभाव देता है। तो कुल मिला के ये देखा गया है। मोटा मोटी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ग्रह यहाँ पर कैसा प्रभाव देंगे। सूर्य छूट गया है जहाँ तक लगता है। सूर्य यदि प्लूटो के साथ नवम भाव में हो तो देखिए कि सूर्य एकदम चमकीला ग्रह है और प्लूटो काला ग्रह है, तो कई बार पिता पे कोई कलंक लगने की संभावना होती है, ये देखा गया है, क्योंकि नवम भाव पिता का भी है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। कई बार ऐसे लोग को अपने पिता से गहरा लगाव होता है, ये देखा गया है प्लूटो यदि सूर्य के साथ हो। सूर्य यदि नवम भाव में हो और वो प्लूटो के साथ हो, ऐसा व्यक्ति भी राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा करता है। जो राजनीतिक क्षेत्र में जो पीछे से कार्य करते हैं, उन क्षेत्रों में ये व्यक्ति अच्छा करता है। सूर्य यदि नवम भाव में हो प्लूटो के साथ, कई बार मतलब व्यक्ति का स्वाभिमान बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हावी भी हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को किन्हीं परिस्थितियों में कुछ ऐसा कार्य करना पड़ रहा है जो वो करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो उसको कर रहा है अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचा के। और इस स्थिति का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सूर्य प्लूटो के साथ है। अगर सूर्य नवम भाव में अकेला है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लूटो है तो ये बहुत अच्छे रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। व्यक्ति कई बार जैसे उसे भ्रम हो जाता है, मतलब जैसे कि कोई बड़ी चीज जब वो करता है, छोटी छोटी चीजों में उसे सफलता मिलती है, लेकिन जब वो किसी का कोई बड़ा प्लान बनाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें आपको पैसा मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस पैसे से आपने कुछ बड़ा करने की सोची है, तो व्यक्ति को हो सकता है कि उसमें असफलता हाथ लगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें मायने रखती हैं, जैसे कि सूर्य पर किस ग्रह की दृष्टि है, ये भी मायने रखता है। और कई बार ऐसे लोग का जिनका सूर्य के साथ प्लूटो हो और राशि कोई बुरी राशि हो, जैसे वृश्चिक हो, तो कई बार ऐसे लोग मतलब पिता का जल्दी साथ छूट जाता है, ये देखा गया है। क्योंकि प्लूटो की वजह से, प्लूटो पाप ग्रह माना गया है और वो सूर्य पिता का कारक माना गया है, तो नवम भाव खराब हो गया, पिता का कारक खराब हो गया। यदि नवमेश भी कुछ पीड़ित है तो व्यक्ति के मतलब कई बार जन्म के समय ही पिता की मृत्यु या फिर पिता का कम लाड प्यार मिलना, ऐसा देखा गया है। तो मोटा माटी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि प्लूटो यदि नवम भाव में हो तो किस तरीके के फल मिल सकते हैं। एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूँ कि आप कई बहुत गहरा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी राय है कि आप न सिर्फ गहरा जाए ही, आप अच्छी शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं। आप अच्छी शिक्षा में मतलब जो उच्च स्तर की डिग्रियां होती हैं, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। ये प्लूटो नवम भाव में काफ़ी आपको मदद करता है। और यदि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं, तो आप उसको जारी रख सकते हैं। उसमें हो सकता है आज नहीं तो कल ईश्वर की कृपा से कुछ ना कुछ निकल ही जाए। बस भ्रम की स्थिति ना पालिए, छोटी छोटी बात को शंका की नज़र से ना देखिए कि हो सकता है हर चीज़ में रहस्य है, अरे दीवार है तो है। अब कुछ लोग ऐसे होते नहीं कि इसके पीछे भी कुछ हो सकता है, होगा, तो ऐसे बच्चों वाली हरकतें ना की जाए। और जो दार्शनिक व्यक्ति होता है, जो होता है कि सोच के और उसके बाद वो उस चीज़ को बोलता है, तो अपने आप को आप धीरे धीरे मैच्योर कीजिए। वैसे तो आप प्री मैच्योर मतलब वैसे होते ही हैं, लेकिन फिर भी कई बार जो चंद्रमा का प्रभाव अगर ज़्यादा आ जाता है तो इसमें चंचलता दिखाई देने लगती है। और एक मैच्योर व्यक्ति यदि चंचल हो जाए तो वह ज़्यादा ठीक नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ों का। और बाकी ठीक है, प्लूटो यहाँ पर नवम भाव में आपको जितनी गहराई में आप जा सकते हैं जाइए, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल बनाता है। ईश्वरीय भक्ति में यदि मन लगता है तो आप उसमें जा सकते हैं। कई बार ऐसे लोग सन्यासी भी होते हैं, इसी वजह से हो सकता है इनके विवाह में भी कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि ये सन्यास का रूप धारण कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।